हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में। देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी आइडियलिज्म, ओके, रियलिज्म, देन नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म अभी करवा देंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पेरिनियलिज्म, बाकी सारी करवा चुकी हूँ। ये 6 फिलोसफीज, प्रैग्मेटिज्म आज करवा देंगे। उसके अलावा आपके पास बच जाएंगी मार्क्सिज्म, ठीक है, और अवेकनिज्म, एक ऐसे करके भी है अवेकनिज्म। ओके, सो बेसिकली आज आपकी जैसे ही प्रैग्मेटिज्म कंप्लीट होगा ये लेक्चर, आपकी ऑलरेडी 7 जो है कंप्लीट हो जाएंगी वेस्टर्न फिलोसफीज। एक दो बुक में मुझे अवेकनिज्म भी मिला है, सो अवेकनिज्म, मार्क्सिज्म और ह्यूमनिज्म, ठीक है। सो आने वाले 1-2 दिन में ही मैं आप लोगों के ये तीनों भी करवा के आपकी फिलोसफी कंप्लीट हो जाएगी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने आइडियलिज्म रियलिज्म करवाया तो उस टाइम पे बाकी स्किप हो गए, तो वो फिर कुछ और टॉपिक पे नजर चली जाती है और वो स्किप ही हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको स्किप नहीं करूंगी, पहले मैं इन तीनों को ही कंप्लीट करवाऊंगी। प्रैग्मेटिज्म के बाद आपको ये चीजें देखने को जरूर मिलेंगी, मार्क्सिज्म, अवेकनिज्म, ह्यूमनिज्म, और एक होता है आइडियलिज्म, देन नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इनमें डिफरेंस की कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इनका डिफरेंस। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको ये 3 लेक्चर्स और एक ये डिफरेंस 4, और आज प्रैग्मेटिज्म तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है जी। सो प्रैग्मेटिज्म को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, मान लो किसी भी फिलोसफी से रिलेटेड कई अलग अलग जगह कुछ अलग अलग चीजें दी होती हैं, लेकिन आप उन सब जगह को देखेंगे, सारे मटेरियल को देखेंगे, तो कुछ ना कुछ कॉमन चीजें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। सो वो कॉमन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उन्हीं से यूजुअली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, एक आधी जगह कंफ्यूजन की स्थिति फिलोसफी में आ सकती है, उसके लिए आपको डरना नहीं है कि मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा या 1-2 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं जी। सो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड ना आपको एक ऐसे इंट्रोडक्शन टाइप एक स्टोरी सी दिखाती हूँ मैं। रोमन कैथोलिक्स जो हैं, यूरोप की बात हो रही है ये, वहां पर इन्होंने बहुत क्रूअल बिहेव किया, इनह्यूमन बिहेव किया, और जो प्रोटेस्टेंट थे या जो रिफॉर्मिस्ट थे, मतलब जो रिफॉर्म्स चाह रहे थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पर्टिकुलर चीजों के लिए, तो 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप में इन्होंने काफी क्रूअल बिहेव उनके साथ किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कहीं पर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बहुत ऐसे इनह्यूमन बिहेव किया जा रहा है, तो आप वहां से निकलेंगे ना। जैसे अभी हरियाणा में नूह में हिंसा चल रही थी, तो वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। सेम अप्लाइज हियर, जहां पर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, आप अपनी जान बचाना ही जरूरी समझेंगे तो आप वहां से निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो इनह्यूमन क्रूएलिटी थी, इसके रिजल्ट में थाउजेंड्स ऑफ ओप्रेस्ड जो है, मतलब जो दबाए जा रहा था जिन लोगों को, हजारों लोग वहां से माइग्रेट करके अमेरिका आ जाते हैं फ्रीडम के लिए, सेफ्टी के लिए और पीस के लिए, ठीक है। सम ईयर्स लेटर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप में, वो कहीं ना कहीं अमेरिका तक भी फिर पहुंच जाता है और वो अफेक्ट करता है माइग्रेंट्स को, क्योंकि उसकी वजह से कुछ नई प्रॉब्लम्स, नई डिफिकल्टीज निकल के आती हैं एनवायरमेंट चेंज की वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली आप यूरोप से अमेरिका शिफ्ट हुए हैं, एनवायरमेंट आपका चेंज हुआ है। एनवायरमेंट में हम सिर्फ फिजिकल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे कि गर्मी सर्दी वाला मौसम चेंज हो गया, हम बाकी एनवायरमेंट, सोसाइटल जो एनवायरमेंट है उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी जो ओल्ड आइडियल्स थे, वैल्यूज थी, जो कि वो यूरोप में इस्तेमाल करते थे चीजों को समझने के लिए, अब वो चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो अगर आपकी पुरानी चीजें काम नहीं कर रही, पुराने तरकीब, आइडियाज, वैल्यूज काम नहीं कर रही हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो नई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो नया तरीका अपनाएंगे, राइट। तो वहां से एक नई टाइप ऑफ थिंकिंग जो है वो निकलनी शुरू होती है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए। ओके, ये जो न्यू मोड ऑफ थिंकिंग है, इट लेड देम टू न्यू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, और नए तरीके की लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सपीरियंसेस, इनसे लोगों ने सीखना शुरू किया कि चलो ठीक है, नई प्रॉब्लम आई है तो हम कुछ नया सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ नई एक्टिविटी करके देखेंगे। तो वो नई नई चीजें करते करते वो कुछ ना कुछ नया सीखने लग गए, ठीक है।
अब उनके जो भी इवेंट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको वो किस बेसिस पे जज करते कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं, और जो बढ़िया कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रही है तो उनको कुछ नई एक्टिविटीज, नए आइडियाज वहां से मिल जाते, यानी करके सीख रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी जो है, प्रैग्मेटिक फिलोसफी, वो 19th सेंचुरी में जो है वो निकल के आती है कि लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें कर करके सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, यानी जो वो कर रहे हैं, जो उनका एक्शन है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं, और वही चीज प्रैग्मेटिज्म बोलता है, प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी बोलती है। ओके, सो इतना हमें समझ आ गया कि सर्कमस्टांसेस की वजह से और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, उस वजह से अब जो ये अमेरिकन थे, इनकी वजह से, मतलब इनको देख देख के नई चीजें सीखने को मिली कि चेंज जो है वो जरूरी है लाइफ में। ओके, इसीलिए ये जो प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी है, इसको एज ए गिफ्ट ऑफ अमेरिकन फिलोसफी भी बोला जाता है, जिसका ऑब्वियसली अमेरिकन फिलोसफी का और इसका भी दोनों का 20th और 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा रोल रहा है, इंपैक्ट किया है एजुकेशन को उन्होंने डीपली। सो ओवरऑल इस स्लाइड से आपको ये समझ आ गया होगा कि जब जैसे ही आपके एक जगह पे कोई प्रॉब्लम आई, आप दूसरी जगह माइग्रेट हुए, वहां पे अलग प्रॉब्लम्स होंगी, सो आप करके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं चीजों को, एक्शन से सीख रहे हैं। ठीक है, यही है प्रैग्मेटिज्म। तो जो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं या जो उसको सपोर्ट करते हैं, चीफ एक्सपोनेंट्स जो है या प्रोपोनेंट्स, उनका नाम याद रखिएगा, चार्ल्स एस पेयर्स, देन विलियम जेम्स सिलर, जॉन ड्यूई, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मीड, मार्गरेट एच मीड, और किलपैट्रिक। सो इनका नाम याद रखिएगा प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी के अंदर। फर्दर बात करें मतलब क्या है प्रैग्मेटिज्म का, तो मतलब अगर हम देखें तो ये जो टर्म है, ये सबसे पहले 1878 में, 1878, हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, ये एक क्या था, इनका आर्टिकल था, जो चार्ल्स एस पेयर्स हमने पढ़ा ना, सबसे पहला नाम। सो उनके आर्टिकल में सबसे पहले ये टर्म जो है वो क्या होती है, अपीयर होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस टर्म को देखा है, यहाँ पे ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया, ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, जिसका मतलब होता है टू डू, टू मेक, टू अकम्प्लिश, टू एक्ट, बेसिकली कुछ करिए, कुछ करने को बोल रही है ये। ठीक है, अब ये वर्ड हम किससे, इन वर्ड्स का क्या मतलब समझ सकते हैं, टू डू मतलब आप क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्शन ही लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सो एक्टिविटी, एक्शन, प्रैक्टिस, डूइंग, मेकिंग या अकम्प्लिश करना, ये सारे वर्ड्स को हम यूज कर लेते हैं प्रैग्मेटिज्म को रेफर करने के लिए। इसीलिए प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड आपको एक्शन वर्ड बहुत जगह देखने को मिलेगा, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रैग्मेटिज्म किससे रिलेटेड है, आइडियाज से, एक्शन से। सो वो एक्शन से रिलेटेड है, आइडियाज से आइडियलिज्म रिलेटेड है। ओके, बहुत सारे स्कॉलर एक और वर्ड लेके आते हैं, ग्रीक वर्ड ही है सेम, प्रैग्मेटिकोस। ठीक है, सो प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस, ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे। प्रैग्मेटिकोस का मतलब भी क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी या फिर यूटिलिटी की, उस चीज को किया जाए, क्या यूटिलाइजेशन है उसकी। ओके, सो इस स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग पहले प्रैक्टिस आएगी, फिर थियरी आएगी, यानी कि पहले आप एक्शन लेंगे किसी चीज के लिए, और फिर जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए एक थॉट जो है वो आपके दिमाग में आएगा। ओके, सो एक्शन हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा थॉट के कंपैरिजन में। ठीक है जी, तो ये किस पे, एक्शन पे फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं रादर देन थॉट। तो बेसिक अजम्पशन क्या है कि जो भी आप सीखते हैं एजुकेशन में, वो आपकी सोशल लाइफ में यूजफुल होना चाहिए, यानी उसकी सोशल लेवल पे कोई ना कोई यूटिलिटी होनी जरूरी है। सो प्रैग्मेटिज्म को इसीलिए अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रैक्टिकल फिलोसफी, यूटिलिटेरियन, क्योंकि यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम करके, एक्शन की बात कर रहे हैं, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म, क्योंकि जो भी आइडियाज हैं आपके पास वो सिर्फ एक टूल और इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेंगे, आपको उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी। सो फिलोसफी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म, या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं उसी से तो सीख रहे हैं हम, सो फिलोसफी ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। आर.के. जे. मैम ने जो है, इन्होंने डाउन टू अर्थ फिलोसफी या कैश वैल्यू फिलोसफी भी बोला है। सो ये टर्म्स थोड़ी सी अगर आपको ध्यान रहेंगी, तो आपको ओवरऑल एक आधा क्वेश्चन अगर आया तो आप फंसेंगे नहीं कि प्रैग्मेटिज्म को और क्या क्या बोलते हैं।
डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब जितना मैंने आपको अभी समझाया ना, यही चीजें कि एक्शन लेना है, जो एक्शन पे या कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस है, करके सीखने पे फोकस है, थॉट से पहले एक्शन आएगा, थियरी से पहले एक्शन आएगा, कि प्रैक्टिस करके देखेंगे फिर एक थियरी निकल के आती है। सो यही सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में नजर आएंगी और इनके इफेक्ट्स नजर आएंगे। वो देखिए कैसे। तो जेम्स प्रैट ने क्या बोला, प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस अ थियरी ऑफ मीनिंग, थियरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज एंड थियरी ऑफ रियलिटी, की क्या चीजें एग्जिस्ट करती, क्या हैं, क्या हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। सो वो रियलिटी से आपको वाकिफ कराती है। प्रैग्मेटिज्म, अर्नोल्ड बोलते हैं कि प्रैग्मेटिज्म एक एक्टिविटी है, एंगेजमेंट है, एनकाउंटर है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड वर्केबिलिटी ऑफ एन आइडिया और थियरी। सो कोई भी आइडिया अगर आपके पास है तो उस पर आप काम करेंगे, जो एक्टिविटी की बात हो रही है ना, उस काम करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जो चीजें निकल के आएंगी वो प्रैग्मेटिज्म में इंक्लूडेड है। विल डुरेंट ने बोला कि प्रैग्मेटिज्म इज द डॉक्ट्राइन दैट ट्रूथ इज प्रैक्टिकल एफिकेसी ऑफ एन आइडिया। ट्रूथ क्या है? कोई भी आइडिया जो है जब उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं तो तब उसकी क्या एफिकेसी निकल के आती है, वो ट्रूथ है हमारे लिए। ठीक है, यानी ये आइडियाज को तो ट्रूथ नहीं बोल रहे हैं, हमें इतना समझ आ गया। ओके, ये ट्रूथ बोल रहे हैं कि ट्रूथ डायनामिक है, बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपके पास सामने कोई नई प्रॉब्लम आ गई तो नया सॉल्यूशन निकल के आएगा। सो वो नया ट्रूथ हो गया। तो जो चीज आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जो आपके सामने है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो क्या है? वो सच है, वो ट्रूथ है। ओके, 4 फॉर्म्स है जी प्रैग्मेटिज्म की। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म की बात कर लेते हैं। 4 में से पहली है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। तो ह्यूमनिस्टिक से हमें पता चल रहा है ना, ह्यूमन से रिलेटेड है। सो ये प्रैग्मेटिज्म की जो फॉर्म है, ये बिलीव करती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी में। यानी ये फिलोसफी बोलती है कि जो भी चीजें आपके पर्पस को, आपकी सेटिस्फेक्शन, मतलब जो डिजायर्स है उनको सेटिस्फाई करे, आपकी लाइफ को डेवलप करे, वो सारी की सारी चीजें हैं ट्रू। ये फिलोसफी बिलीव करती है। सो ये बेसिकली ह्यूमन की नीड्स, उनकी एस्पिरेशन, उनके सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, कि ये आइडियोलॉजी सिर्फ फोकस करेगी उन एक्टिविटीज पे जो कि ह्यूमंस को सेटिस्फाई करे। वही चीजें ट्रू हैं, वही एक्टिविटीज ट्रू हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म क्या होगा? जो एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करे, यानी सच वही है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर पाए। अगर आप एक्सपेरिमेंट से किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज ट्रुथ नहीं है, वो चीज सच नहीं है। ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बोल रहे हैं कि जो चीज ह्यूमन के वेलफेयर में इस्तेमाल हो रही है वो सच है, जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने में, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने में, उनको एक सेटिस्फेक्शन देने में हेल्प करती है, वो ट्रुथ है। एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं ट्रुथ वो है जिसको आप वेरीफाई कर सकें। अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई नहीं कर सकते तो वो ट्रुथ नहीं होगा। ओके, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, जैसे नॉमिनल नाम है ना, सिर्फ नाम का, ऐसे बोलते हैं ना, नाम में क्या ही रखा है। सो ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो सिर्फ एक नाम ही है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन चीज तो सेम है। जैसे पानी है, पानी को इंग्लिश में वाटर बोलेंगे, पानी इसमें उर्दू में पानी बोल देंगे, हिंदी में जल बोल देंगे, हिंदी और तमिल में थानीर बोल देंगे। ठीक है, लेकिन मतलब तो वही है ना, चीज तो वही, मटेरियल तो सेम है। सो ये बोल रहे हैं, ये जो फिलोसफी है ये एम्फेसिस करती है मटीरियल फॉर्म ऑफ द आइडियाज पे। अब चाहे उसका पानी बोलो, वाटर बोलो, कुछ भी बोलो, मटीरियल फॉर्म तो उस आइडिया की सेम ही है, नाम भले ही अलग अलग हो। सो ये उस मटीरियल फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो सिर्फ नाम ही है अलग अलग चीजों का, बाकी चीजें तो सेम ही होती हैं। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म किसमें बिलीव करेगा? ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग की इनेट कैपेसिटी है ना, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे चीजें करेंगे, एनवायरमेंट चेंज होगा तो कैसे आप चेंज होंगे। ठीक है, सो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, बायोलॉजी से रिलेटेड, की ह्यूमन बीइंग जो है उनकी जो इनेट कैपेसिटी है, पावर है, वो बहुत वैल्यूएबल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉन ड्यूई जो है वो इस आइडियोलॉजी के चीफ एक्सपोनेंट है। तो ये 4 फॉर्म्स हमने पढ़ ली, ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, नॉमिनलिस्टिक और बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपको नाम देख के ही समझ आ जाएगा। तो देखिए, ट्रेडिशनल या एब्सोल्यूट जो चीजें हैं ये उनके अगेंस्ट है, क्योंकि एब्सोल्यूट मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आइडियलिज्म में आइडियाज के ऊपर फोकस है, आप उन्हीं के साथ चलेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बट यहां पर आप चेंज में बिलीव करते हैं,
ट्रुथ जो है वो चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, डायनामिक है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल या जो एब्सोल्यूट चीजें, एब्सोल्यूट वही तो होगी जिसको आप बदल नहीं रहे, एग्जैक्ट सेम है। सो एब्सोल्यूट चीजें या ट्रेडिशनलिज्म के ये अगेंस्ट हैं। ट्रुथ जो है वो बदलता रहेगा, डायनामिक रहेगा, कोई भी अल्टीमेट वैल्यू नहीं होती, वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। थॉट जो है वो सबऑर्डिनेट है एक्शन का, यानी एक्शन पहले आएगा, एक्शन आपको करना पड़ेगा, फिर जाके हम थॉट को जो है तो मतलब बेसिकली एक्शन प्रिवेल करेगा थॉट को। ओके, फेथ इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेटिक चीजों में फेथ कर रहे हैं, विच मीन्स ये रिजेक्ट कर रहे हैं अथॉरिटेरियन बिहेवियर को। फ्लेक्सिबिलिटी में भी इनका विश्वास है, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं चेंज होती रहती है चीजें, तो फ्लेक्सिबल है ना चीजें। प्रेजेंट और फ्यूचर की ये बात करते हैं, पास्ट को ये थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो हम इनके डीमेरिट्स में पढ़ेंगे। प्लूरलिज्म में विश्वास करते हैं, जैसे आइडियलिज्म है तो वो आइडियाज पे फोकस कर रहा है, ठीक है, कि आइडियाज ही सब कुछ है। नेचुरलिज्म है वो अल्टीमेटली घूम फिर के लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा है। सो ऐसे प्रैग्मेटिज्म में फिक्स्ड नहीं है चीजें, प्रैग्मेटिज्म सभी के आइडियाज और सभी की चीजों को सुनने के लिए ओपन है, यानी कि सर ये सिर्फ एक फिलोसफी में बिलीव नहीं करते, ये सबके प्रिंसिपल, सबकी चीजें सुनने के लिए रेडी है। सो ये सब में बिलीव कर रहे हैं, तो प्लूरलिज्म में ये फेथ कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में इनका विश्वास है, तो इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कई बार बोला जाता है। मैन पावर में ये विश्वास रखते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, वो यूरोप से अमेरिका में लोग शिफ्ट हुए, काम किया उन लोगों ने अलग अलग तरीके से और कॉन्सिक्वेंसेस देखे। सो वो मैन पावर कि आपको काम करना पड़ेगा, उसी से आप सीखेंगे। एक्सपीरियंस में ये विश्वास रखते हैं, करके सीखने में। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में इनका विश्वास है कि जो चीजें यूटिलाइज कर पाओ आप सोसाइटी में, उस प्रिंसिपल में ये विश्वास रखेंगे। रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, यानी कोई भी चीज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली रियल नहीं है, वो अभी भी चेंज में है, डायनामिक प्रोसेस में है रियलिटी जो है। फेथ इन प्रैक्टिकल फिलोसफी, सो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं या यूटिलिटी में बिलीव करते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो हमने अभी पढ़ाई था कि आइडियाज सिर्फ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाकी आपको काम तो खुद ही करना है, तो ये इंस्ट्रूमेंटलिज्म हो गया। इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, ये विश्वास रखते हैं कि जब आप एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब चीजें होती हैं, उसी की वजह से एक सोसाइटी बनती है जिसमें हमें सोशल वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, बिना सोशल वैल्यूज के सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। नॉलेज जो है वो बाय प्रोडक्ट है एक्शन का, सो थॉट एंड नॉलेज दोनों ही बाय प्रोडक्ट रहेंगे एक्शन के। पहले एक्शन होगा, उसी की वजह से आपको नॉलेज मिलेगी और उसी की वजह से थॉट आपका कुछ ना कुछ आएगा कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। प्रॉब्लम जो है वो हमेशा सच को मोटिवेट करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम होगी सो आप कुछ नया सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे या वो यूटिलाइज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तभी तो हम सच का पता लगाएंगे कि ये ट्रुथ है या नहीं। सो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा ट्रुथ को मोटिवेट करेंगी। ओके, अब एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म कब आया? तो एजुकेशन में जो है प्रैग्मेटिज्म एमर्ज्ड एज 20th सेंचुरी रेवोल्यूशन अगेंस्ट 19th सेंचुरी में जो रैशनलिज्म था, डॉगमेटिज्म था, यूनिवर्सलिज्म, मोनोइज्म, ड्यूअलिज्म। सो क्योंकि ये तो प्लूरलिज्म में विश्वास करते हैं ना, सो 20th सेंचुरी में फिर ये एग्जैक्टली प्लूरलिज्म जो है हमारे पास आता है। एजुकेशन की बात करें तो विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई, इन दोनों का नाम याद रखेंगे आप, ये इन दोनों को क्रेडिट जाता है एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म को इंट्रोड्यूस करने का। प्रैग्मेटिज्म एक नई कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग जो है, मतलब नए तरीके की चीजें ये सोसाइटी के सामने और मॉडर्न एजुकेशन के सामने प्रेजेंट करते हैं। जॉन ड्यूई ने तो पहले ही बोला है कि रियल वैल्यू किसी भी चीज की तभी होगी जब वो ह्यूमन वेलफेयर में यूटिलाइज की जा सके, यानी उसकी कितनी यूटिलिटी है ह्यूमन वेलफेयर में, उसके बेसिस पे हम उसकी रियल वैल्यू को जांचेंगे। सिंस एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रोग्रेस, इसलिए इसको ज्यादा यूजफुल और पर्पसफुल बनाना जरूरी है। प्रैग्मेटिस्ट जो है वो दो तरीके के बिलीफ्स रखते हैं, फंडामेंटल बिलीफ्स। पहला है फर्स्ट दैट नो प्रिंसिपल और आइडिया इज वैलिड एंड ट्रू फॉर ऑल टाइम, यानी चीजें बदलती रहेंगी, कोई भी आइडिया, कोई भी प्रिंसिपल हमेशा के लिए, हर समय के लिए ट्रू और वैलिड नहीं होगा। सेकंड बिलीफ है रियल थिंग, यानी रियल वैल्यू किसी भी चीज की किस में लाया करती है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितनी यूटिलिटी रखती है। इसीलिए इसको यूटिलिटेरियन अप्रोच भी बोलते हैं, यूटिलिटेरियन फिलोसफी भी बोलते हैं। सो ये दो प्रिंसिपल्स आप ध्यान रख सकते हैं, आपको बाकी सारी चीजें इनसे डिराइव करके समझ आ जाएंगी कि कोई भी चीज जो है वो हर टाइम के लिए वैलिड नहीं होगी, यानी चेंज तो होता ही रहेगा, चीजें डायनामिक है, और वैल्यू उसकी कब होगी किसी भी चीज की, जब वो यूटिलिटी हो उसके ह्यूमन वेलफेयर में, उसकी यानी यूटिलाइज कर सके, वो फायदेमंद हो ह्यूमन वेलफेयर के लिए।
फर्दर बात करें तो ये जो है दोनों के दोनों जो बिलीफ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज बिलीफ्स, ये होल्ड करते हैं दैट नो एजुकेशनल प्रोसेस कैन बी रिगार्डेड एज फाइनल। तो कोई भी एजुकेशनल प्रोसेस, कोई भी करिकुलम, कोई भी ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए नहीं हो सकता, ये हमें समझ आ गया। इट चेंजेस अकॉर्डिंग द चेंजेस नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी। तो ये चेंज होती रहेंगी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। एजुकेशन जो है वही इंसान को प्रिपेयर करती है नॉलेज को या ट्रुथ को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको हम टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा वो सोसाइटी के लिए या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूटिलिटी उसकी कितनी है, कितना हम उसको यूजफुलनेस, हमें उसकी यूजफुलनेस चेक करनी है उस मोमेंट में। प्रैग्मेटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपने आइडियाज खुद क्रिएट करते हैं, अपनी वैल्यूज जो है वो किसके थ्रू, एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के थ्रू। जैसे हमने बोला ना कि जो आप एक्टिविटी करेंगे या जो आपने एक्शन लिया है, उस एक्शन के बेसिस पे आपके अंदर एक नॉलेज, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी जो है एक थॉट निकल के आएगा आपके दिमाग में, एक जो है आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा। तो जो थॉट है, आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। इन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो डायनामिक साइड नहीं है फिलोसफी की, बल्कि फिलोसफी ही है। मतलब फिलोसफी इससे ही निकलती है, एजुकेशन से। सो हम ये नहीं बोल सकते कि फिलोसफी मतलब म्यूचुअल है, ये फिलोसफी की वजह से एजुकेशन, एजुकेशन की वजह से फिलोसफी। एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ मैन फॉर हिज लाइफ, बट हम उसको प्रिपेयर करते हैं लाइफ, मतलब वो एजुकेशन जो है वो आदमी को लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही, एजुकेशन ही लाइफ है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फ्रीली सोच पाएंगे। सो एजुकेशन अपने आप में ही लाइफ है, एजुकेशन अपने आप में ही ग्रोथ है, एजुकेशन ही है जो है। ओके, जॉन ड्यूई ने तो ये चीज बोली भी थी कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो मैंने जॉन ड्यूई की फिलोसफी आपको पढ़ाई थी उस टाइम पे भी सेम चीजें आपको क्लैश करती हुई नजर आएंगी। एक बार जॉन ड्यूई देख लेंगे आप, तो उनके लेक्चर देखने के बाद भी एक बार वापस से प्रैग्मेटिज्म देखिएगा और क्लैरिटी आपको मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रैग्मेटिक एजुकेशन की, कि तो वो एजुकेशन को ही लाइफ बोलते हैं, कि एजुकेशन अपने आप में ही जिंदगी है, एजुकेशन ही ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो रियल फंक्शन है एजुकेशन का, कि ग्रोथ कर पाए, हम नॉलेज गेन कर पाए। और एजुकेशन की वजह से ही एक्सपीरियंसेस की, मतलब वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होगा, यानी हमने कोई पहले चीज एक्सपीरियंस की थी, हमने एजुकेशन प्राप्त की, उसकी वजह से हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके देखी, तो हमारी जो पहले वाला एक्सपीरियंस था वो रिकंस्ट्रक्ट हो गया, वापस से हमने कुछ नया सीखने को मिला। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, कि वो जो है सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, क्योंकि ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है एजुकेशन जो है। एजुकेशन एज अ फ्रीडम, एजुकेशन ही फ्रीडम है, एजुकेशन की वजह से ही फ्रीडम हमें मिलती है। एजुकेशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म में रहेगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी के ऊपर ही हम रिवॉल्व कर रहे हैं कि हमें यूटिलिटी कितनी है उस चीज की। सो वो एजुकेशन से ही हमें पता चलेगी, और एजुकेशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगी, और ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है उसको थोड़ा सा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें करना है, और वो एजुकेशन की वजह से ही होगा। सो ओवरऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी को ये अहमियत देते हैं। एम की बात करें अगर एजुकेशन में, सो एग्जैक्टली कोई फिक्स्ड एम्स या प्री डिटरमाइंड या अल्टीमेट एम्स है नहीं, क्योंकि वो चीजें भी बदलती रहेंगी, जैसा कि प्रैग्मेटिज्म में हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। इनफैक्ट जॉन ड्यूई ने तो ये भी बोला कि एजुकेशन के कोई एम्स नहीं होते, पर्सन के होते हैं। मतलब एजुकेशन का कोई एम नहीं है, लेकिन उस इंसान का एम है जो वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, कि उसको क्या करना है लाइफ में। ओके, तो एजुकेशन का एम नहीं होता, एम इंसानों के होते हैं। बट स्टिल अगर हम देखें कि कुछ एक एम्स पे जो ये स्ट्रेस आउट करते हैं प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी जो है, वो क्या है, मोर एजुकेशन, यानी क्योंकि एजुकेशन से आपकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही है ना एक्सपीरियंसेस की, तो जितनी ज्यादा एजुकेशन आपको मिलेगी, जितने ज्यादा एक्टिविटी आप करेंगे, जितना ज्यादा एक्शन करके एक्सपेरिमेंट करके आप सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा बेटर होंगी चीजों के लिए। तो हमें ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, न्यू वैल्यूज को क्रिएट करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, इनर इंसाइट की ग्रोथ पे फोकस करना है, सोशल एफिशिएंसी पे, कि कैसे हम सोशल लेवल के लिए एफिशिएंट बना सकते हैं कि बच्चे को, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट कैसे सिखाएंगे, और डेमोक्रेसी जो है उसको किस तरीके से आप सिखाएंगे। तो ये एम रहेंगे एजुकेशन के, कि वो डेमोक्रेसी सिखाए, जो है सोशल और पर्सनल लेवल पे एडजस्ट होना सिखाए, सोशल एफिशिएंसी स्टूडेंट में हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, नई नई वैल्यूज को हम वहां पे क्रिएट कर सकें।
करिकुलम क्या होगा, तो करिकुलम भी ऐसा बनाना है ना जिसकी यूटिलिटी हो, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, एक्सपीरियंस को अहमियत दी गई हो कि एक्टिविटी करवानी है, इंटीग्रेटेड हो, इंटीग्रेशन सिखाए, फ्लेक्सिबल हो क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट तो होती नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्डनेस और लाइफ सेंटर्डनेस जो है उस करिकुलम में हमें देखने को मिले। सो ये आपको बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लग रहे होंगे, ये प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी में सारे के सारे आ जाएंगे। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये इतना तो पता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स को अपोज करते हैं कि जो रोट लर्निंग या जो पहले से चीजें चलती आ रही वो नहीं चलेगा, बट ऐसा कोई फिक्स्ड मेथड भी इन्होंने नहीं दिया है, वो मेथड भी बच्चे के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। यानी हमें अल्टीमेटली मेन मेथड तो क्या होंगे, प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें ही प्रोजेक्ट मेथड जो है उसमें ही आप लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, एक्सपेरिमेंटल में भी आप सेम चीजें करके सीख रहे हैं, सो वो करके सीखने पे फोकस है। वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे कि मैं लर्निंग बाय डूइंग बोलूं या प्रोजेक्ट मेथड बोलूं। अब प्रोजेक्ट दिया है तो बच्चा करके ही सीखेगा ना, तो प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली लर्निंग बाय डूइंग आ गया। पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक पर्पस हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो टीचिंग में, तो ये मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं चाइल्ड सेंटर्ड, साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और एक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो कोई भी मेथड जहां पे बच्चा एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर में है, साइंटिफिक मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है, सो वो प्रैग्मेटिस्ट के लिए एक अच्छा मेथड हो सकता है, जहां पर बच्चा जो है वो चीजों को कर करके, एक्सपेरिमेंट करके क्रिएटिव चीजें अपने दिमाग में बना पाए। डिसिप्लिन, जॉन ड्यूई ने भी बोला था, सोशल डिसिप्लिन को ये एडवोकेट करती है प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी, यानी कि जो किस पे बेस्ड होगा, चाइल्ड के इंटरेस्ट पे, एक्टिविटी पे और एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो वही चीजें यहां पर हैं। जॉन ड्यूई ने भी क्या बोला, आउट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड आउट ऑफ डूइंग इन अ सोशल एंड कोऑपरेटिव वे देयर इज अ बोर्न अ डिसिप्लिन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड टाइप। तो जब आप करके सीख रहे होते हैं ना, उस दौरान एक सोशल और कोऑपरेटिव तरीके से जब आप चीजों को करते हैं, टीम वर्क करके देखते हैं, सो उस दौरान एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक डिसिप्लिन का आप में जन्म होता है और वो अपने आप अपनी तरीके का होगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि अर्थ की शेप क्या है, तो अर्थ की शेप अर्थ जैसी है, ऐसे बोलते हैं ज्योग्राफी में, अगर आपने कभी पढ़ा हो। सो वही चीज यहां पर जॉन ड्यूई ने बोली है कि जब आप चीजों को कर करके देख रहे हैं, रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, कोऑपरेट करके सीख रहे हैं आप, तो उस दौरान एक डिसिप्लिन जो अपने ही तरीके का होगा, अपने ही टाइप का होगा, वो जो है निकल के आएगा और वो डिसिप्लिन को प्रैग्मेटिज्म सपोर्ट करता है। टीचर कैसा होगा जी, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है एजुकेटर या जो टीचर है, उसका रोल जो है बहुत नेसेसरी रहेगा बच्चे की लाइफ में। और वो मतलब एक होता है ना कि बच्चे को आप किस तरीके से डेवलप करेंगे, एक डिजायरेबल और जो सोशल लेवल पे उसके लिए यूजफुल हो चीजें, उनको आप उसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। तो टीचर का काम क्या है, टीचर एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट रहेगा, फ्रेंड गाइड रहेगा, फिलोसोफर रहेगा। टीचर जो है वो हैंड्स ऑफ पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, यानी बच्चे करके सीखें। टीचर शुड नो द चाइल्ड एंड सोसाइटी, तो बच्चे के बारे में और चाइल्ड सोसाइटी के बारे में, दोनों के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। और टीचर एक मॉडल की तरह काम करेगा कि टीचर जो चीजें सिखाना चाह रहा है वो अपने आप में भी पहले इनकलकेट करे। स्टूडेंट कैसा रहेगा, फ्री रहेगा, स्टूडेंट को फुल फ्रीडम है, उसके खुद के एम्स, गोल्स, पर्पस, उनको वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकता है और उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो जो 3 एस्पेक्ट है पर्सनालिटी के, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट, उनको वो डेवलप कर सके, तो उनको डेवलप कर पाए, ऐसा मौका और ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट हमें उनको प्रोवाइड करना है। स्कूल तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह ही काम करेगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो जॉन ड्यूई ने भी बोला था कि स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी, ठीक है, तो बच्चा वहां पे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से चीजों को सीखेगा, किसके बेसिस पे, जो बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज होंगी वो, प्लस जो उनको एक्सपीरियंस वहां प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरेस्ट के बेसिस पे। सो वो वहां पे स्कूल रहेगा, एक छोटी सोसाइटी की तरह रहेगा स्कूल। ठीक है, प्रैग्मेटिस्ट जो है वो स्कूल को एक लिविंग लेबोरेटरी भी बोलते हैं, जो कि बच्चे को एक सोशल एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि बच्चा वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करके नॉलेज गेन कर सके। और एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करते हैं, हम लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन ये लेबोरेटरी तो हमने नहीं बनाई है, मतलब लिविंग लेबोरेटरी है, चलते फिरते लोग हैं इसमें, उसी में चीजें हो रही हैं, एक्टिविटी करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, राइट। तो स्कूल है एक इंस्टीट्यूशन जो कि सोशलाइज करेगा बच्चे को और सोशल चेंज के लिए उसको प्रिपेयर करेगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली कम्युनिटी में, सोसाइटी में ही रहना है। सो वहां के हिसाब से उसको एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जॉन डुई के शब्दों में बात करें तो स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी वो होता है ना, स्कूल जो है वो एम्ब्रियो है और उसी से निकल के फिर कम्युनिटी और सोसाइटी बनेगी। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी का। जो चीजें स्कूल में प्रमोट हो रही होंगी, जो चीजें हम उनको सिखा रहे होंगे, वही सोसाइटी में कल को निकल के आएंगी। कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल, तो एक डेमोक्रेटिक आउटलुक देते हैं हमें, कि डेमोक्रेटिक आउटलुक को सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी की जरूरत है संसार में, और वही फिलोसफी जो है, प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी है, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है। सोशल एफिशिएंसी को ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सोशल एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है कि सोशल लेवल पे मतलब एक डेवलपमेंट आपका हो सके और सोशल लेवल पे आप वो चीजें यूजफुल बना सकें, तो वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ताकि वहां पे सोसाइटी के लेवल पे बच्चों को सिखा सके। जैसे हमने बताया, स्कूल एक एम्ब्रियो है और सोसाइटी पूरा का पूरा बच्चा है, ऐसे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस है, टीचर सेंटर्ड या एग्जाम सेंटर्ड या करिकुलम सेंटर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ प्यूपिल सेंटर्ड चीजों पे फोकस कर रहे हैं। यूटिलिटी एजुकेशन पे फोकस है, ताकि जो भी चीजें उसको सिखाई जाए स्कूल में, जो भी एक्टिविटी के थ्रू वो सीखे, उनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो उनको यूटिलाइज कर सके लाइफ में जाके। सोशल डिसिप्लिन पे फोकस कर रहे हैं, यानी जब आप करते हैं, मतलब चीजें कर करके सीख रहे हैं ना, उस दौरान एक डिसिप्लिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इक्वल इंपॉर्टेंस है टीचर और टॉट को, यानी बच्चे को और टीचर को दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिए, क्योंकि टीचर जो है वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा और बच्चा उस एनवायरमेंट में चीजें सीखेगा। सो टीचर एक फ्रेंड, हेल्पर, गाइड, काउंसलर, फिलोसोफर सब कुछ है बच्चे के लिए वहां पे, ठीक है। लेकिन जो एक्टिविटीज होंगी वो लाइफ सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी नई टेक्निक्स इन्होंने दी हैं जो करके सीखने वाली, उसमें मेजर क्या आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटी मेथड। सो ये सारे के सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, वो टेक्निक्स जो है वो प्रैग्मेटिज्म देता है एजुकेशन को। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को ये फॉलो करते हैं कि चीजें होंगी ना, मतलब आपको एक ऑप्टिमिस्टिक वे, एक प्रॉपर वे में आगे चलना पड़ेगा, एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, पर्पस आपको डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ का। जैसे कि वो है ना, वहां से जो ये आए थे यूरोप से, सब बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में आए थे, तो वो नई चीजें कर तो रहे थे ना अपने लेवल पे, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ कि कल को सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो एटीट्यूड यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। और नई लाइफ जो है एजुकेशन में ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, करिकुलम से, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इन चीजों पे फोकस करते हैं। तो एक नया जो है आउटलुक हमें यहाँ देखने को मिलता है। मेरिट्स क्या रहेंगी, तो सारी अच्छी बातें ही रहेंगी। एक तो ये बहुत यूजफुल है क्योंकि प्रैक्टिकेबल है, सोसाइटी में इसके आइडियाज को हम यूज कर सकते हैं। इट गिव्स डायरेक्शन टू मॉडर्न फिलोसोफर्स एंड एजुकेशनिस्ट, की वो नई एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो प्रैग्मेटिज्म को मद्देनजर रखते हुए बनाएं, प्यूपिल को ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए रेडी करते हैं। और अपॉर्चुनिटीज आएगा, ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करते हैं अपनी सोशल एफिशिएंसीज या फिर वोकेशनल एफिशिएंसीज को डेवलप करने के लिए। इट अप्लाइज वेरियस टीचिंग टेक्निक्स जो कि एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें बच्चा जो है वो डिस्कवरर की तरह काम करता है, चीजें करके सीखता है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे की एबिलिटीज, इंटरेस्ट को हम मद्देनजर रख रहे हैं। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक अननोन फ्यूचर के लिए हमें रेडी करती है कि कोई बात नहीं, कल को कुछ और होगा तो देख लेंगे। तो आप फ्लेक्सिबल है, मॉडिफाई कर सकते हैं खुद को, इसीलिए आप अननोन फ्यूचर के लिए भी बेटर फील करेंगे। बर्डन ऑफ एजुकेशन से ये बच्चे को बचा देता है, टू मच सेंटर जो, मतलब बुक्स पे ज्यादा कुछ सेंटर है नहीं या फोकस है नहीं बुक्स के ऊपर, तो इसलिए बच्चे को बर्डन से ये बचा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट पे इनका फोकस है कि सबको मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करके सिखाइए, लाइफ से कोरिलेट कीजिए ताकि यूटिलिटी बढ़े उसकी। साइंटिफिक फिलोसफी है, मतलब साइंटिफिक फिलोसफी है ये एक तरीके से जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है साइंस या साइंस सब्जेक्ट को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, करके सीखने वाली बात कर रहे हैं। बच्चे को ये स्किल्स और एटीट्यूड जो है वो एक बच्चे के अंदर डेवलप होगा ताकि वो एक सोसाइटी में जाके एक यूजफुल मेंबर बन सके, उसकी यूटिलिटी जो है वो हो सके।
डीमेरिट्स, एक तो इटर्नल ट्रुथ को ये नेगेट करते हैं, मतलब मना करते हैं ये इस चीज के लिए। जैसे आइडियलिज्म है ना, वो बोलता है ट्रुथ ट्रुथ है, कि वो आप उसको बदल नहीं सकते, बट यहाँ पे तो आप बदल सकते हैं। ट्रुथ चेंज करता है, मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और भी हो सकता है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आइडियलिज्म जो स्पिरिचुअल वैल्यूज को फॉलो करता है, ये इग्नोर करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज को, और ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, ये फोकस करते हैं मटीरियल वर्ल्ड पे। अगर आपको याद हो, जो नॉमिनलिस्टिक फिलोसफी का जो फॉर्म पढ़ा था हमने, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, उसमें भी हमने सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस किया था। कोई भी फिक्स्ड एम और एम ऑफ एजुकेशन है नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन के तो एम ही नहीं होते, एम तो इंसानों के होते हैं। तो ये डीमेरिट हो गई इसकी, कि कुछ ना कुछ तो एम होना चाहिए ना, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करते हैं, लेकिन पास्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब तक पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारा क्या कल्चर रहा है, क्या चीजें रही हैं, अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हैं। सो पास्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, जो पास्ट की नॉलेज है जिसको ये नेग्लेक्ट करते हैं। अब ये फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट है, यानी बुकिश नॉलेज में ये ज्यादा बिलीव नहीं करते, ये करके सीखने और एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करते हैं। बट आप हर जगह पे एक्सपीरियंसेस होता है ना, मतलब दोनों चीजें जरूरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी और फॉर्मल एजुकेशन भी। तो आप अकेले सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पर आगे नहीं जा सकते। डिफिकल्टी इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये वो होता है ना, हर एक चीज को हम कैसे एक्टिविटी या एक्शन बेस्ड बनाएंगे, कैसे हम हर एक चीज में एक्सपीरियंस डालेंगे, तो एक डिफिकल्टी हमें फेस करने को मिलेगी जब हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। टीचर्स के ऊपर हैवी डिमांड्स हैं, क्योंकि टीचर को मतलब रिसोर्सफुल बनाना है, खुद को भी वैसा ही बनाना है जैसा बच्चे को बनाना, मतलब बच्चे को सिखाना है, प्लस एनवायरमेंट भी बनाना है। तो टीचर के ऊपर काफी जो है वो फोकस है, क्योंकि हमने बोला ना कि फोकस टीचर पे है, लेकिन वो टीचर जो है वो क्या करेगा, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज करवाएगा। सो बहुत हैवी डिमांड हो गई है यहाँ टीचर पे। देन एकेडमिक फ्रीडम एंड मिसमैनेजमेंट, जब आप एकेडमिक लेवल, क्योंकि आपको फ्रीडम भी देनी है, स्कूल को डिसऑर्गेनाइज होने से भी बचाना है, ठीक है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल इन इंडिया वेयर नेशनल इंटीग्रेशन इज क्राइंग नीड इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सो वो मिसमैनेजमेंट और डिसऑर्गेनाइजेशन हम नहीं सहन कर पाएंगे। ह्यूमैनिटीज को भी नेगेट ये करते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, इनके ऊपर फोकस नहीं करते ज्यादा। तो एब्सेंस जो है रिलीजियस या मोरल एजुकेशन की करिकुलम में, उसकी वजह से चीजें, जो कल्चर है ना आपका, जो सोल है वो स्टार्व करेगी, और कल्चर आपका डेट्रीमेंटल होता जाएगा। यानी कल्चर जो है वो मतलब जब सोल में ही आपकी में रिलीजियस या मोरल एजुकेशन नहीं है, जो करिकुलम में थी ही नहीं, तो आपके अंदर कल्चर कैसे आएगा, आपको पता कैसे चलेगा क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो लॉन्ग रन की बात करें तो कल्चर जो है वो डेटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। सो ये भी एक क्या हो गया, इनकी डीमेरिट हो गई प्रैग्मेटिज्म की, ठीक है जी। सो आई होप आपको प्रैग्मेटिज्म समझ आया होगा। ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कुछ समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।